अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एटम का दूसरा लेक्चर है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम जितने फॉर्मूलेस थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट थे उस पर हमने बात कर ली थी। अब जो है हम जहाँ कल हमने छोड़ा था वहां से हमको आगे करनी है बात। और हमने कल जो था बात की थी क्वांटम नंबर में। तो क्वांटम नंबर को हमने कहा था कि आज हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसको आज हम लेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर किसी भी एटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन को डिफाइन करता है। जैसे आपका घर है, तो आपका घर आपके शहर में कहाँ है, किस मोहल्ले में है, किस जो गली में है, किस जो हाउस नंबर क्या है, वो सब एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो उसी एड्रेस को हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, उसकी स्पिन ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो बच्चों जरा देखो कि अगर मैं कहूं अगर मैं कहूंगा कि क्वांटम नंबर्स QUANTM क्वांटम नंबर, तो ये क्या होता है? इट इज द सेट बाय विच वी कैन define the exact location of electron की एग्जैक्ट लोकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इट इज 4 टाइप। ये जो है इट इज 4 टाइप, 4 टाइप का होता है। नंबर 1 हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से शो करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम स्मॉल l से शो करते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये रहेगा। और उसके बाद हमारे पास नंबर 4 आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको हम स्मॉल l से शो करते हैं। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन जो नंबर 4 वाली होती है वो इसको क्वांटम नंबर में काउंट नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे इसको लिखते जरूर हैं, क्योंकि ये एक आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। सिर्फ ये वाला हमारा ये सब जो है, ये वाला हमारा थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें सब पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा हम जो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो पहला हम लेंगे वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो स्मॉल n से हम इसको शो कर रहे होंगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें हम शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। जो मेन चीज पूछ सकता है सिर्फ उसी को मैं लिखूंगा इसमें। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे इट टेल्स अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ मेन शेल। जो मेन शेल होती है एटम के अंदर, उसके साइज और एनर्जी के बारे में बता रहा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि साइज और जो उसकी एनर्जी है उसके बारे में डिफाइन कर रहा होता है। ओके, अब यानी कि अगर मैं कहूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कहूं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से है, तो यहाँ पे जो शेल का जो होगा, शेल जो होगी यहाँ पे, जैसे हम मानते K L M और आपका N, ये रहेगा इस तरह से। मतलब कि आपके पास एटम है और एटम में हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमारे पास K L M
ये हमारी शेल नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरा लेंगे, अब हम लेंगे दूसरा। तो दूसरा होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल। अब जो शेल है, शेल के अंदर आती है सब शेल, तो ये सब शेल के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो इट टेल्स अबाउट सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल ऑफ एटम। सॉरी, इसको ना एक काम करते हैं, बस सब एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, बस इतना हमको यही करना है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, फॉर एनी एल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एल की किसी भी वैल्यू के लिए मैं कहूंगा कि एल की कोई सी भी वैल्यू है तो उसके लिए जो वैल्यू होंगी ना वो होंगी एल इज इक्वल टू फॉर एनी, सॉरी एक मिनट, इसको मैं इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके मैं आपकी आसानी के लिए बहुत शॉर्ट में मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे एल की कोई भी वैल्यू हो तो एल की कोई भी जो वैल्यू होगी उसकी जो वैल्यू होगी 0 to और ये रहेगा n-1 के बीच में हमारी जो इसकी वो रहेगी वैल्यू। ऐसे समझो कि मान लीजिए अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो l की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी हमारी, एक तो l की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, अब ये वाली वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे देखो 3 - 1 यानी कि n-1 में अगर 3 - 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 में जो वैल्यू होंगी एक तो हमारी 1 होगी और एक हमारे पास 2 होगी, ये तरह से इस तरह से हमारी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू में लिख रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है ना, ये है हमारे पास n की वैल्यू क्या है, ये है मैं कहूंगा कि 2 है, या l की वैल्यू हमारे पास 2 है, या अगर मैं कहूंगा कि l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि n-1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारी एक वैल्यू आएगी 0। अगर n की वैल्यू 1 के बाद अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 में तो एक तो वैल्यू हमारी होगी 0, एक तो वैल्यू हमारी होगी 0। ओके, अब यहाँ पे जब n-1 हम करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 0 और 1 हमारा हो जाएगा। ऐसी n की वैल्यू अगर 3 है तो देखो इसमें क्या क्या होंगी, 0, 1 और 2, ये रहेगा इस तरह से। ऐसे अगर l की वैल्यू 4 है तो इसमें 0, 1, 2, 3, यानी कि n-1 रहेगा, n से एक कम हो जाएगी वैल्यू। अगर ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आता है, ठीक है ना, ये चीजें होती है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास तीसरा आता है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से हम इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या कर रहा होगा, इट टेल्स अबाउट, हाँ यहां पे ना एक चीज हम लिख दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ऑफ सब शेल, इसको मैं यहां पे मैं लिख रहा हूं। अब यहां पे देखो, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। अभी जो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पोजीशन एंड लोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन और लोकेशन के बारे में बता रहा होगा कि उसकी शेप कैसी है, सॉरी क्या है, उसका पोजीशन कैसे है और वो कहां रखा हुआ है। अच्छा, पीछे एक चीज हमारी जो है रह गई थी, वो मैं यहां पे मैं कर रहा हूं। इसमें अगर मान लीजिए l की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है, तो जो सब शेल हमारा होगा
उसके लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या रहेगी, एस पी डी एफ ये रहेगा। और एक हमारी जो शेल अभी तक खोजी नहीं गई है, अगर हमारे पास एन एल इज इक्वल्स टू 4 आता है तो जो है वो जो कौन सी होगी, सब शेल जी हो जाएगी। याद रखना, हो सकता है पूछ लें, क्योंकि हम निकाल तो नहीं सकते लेकिन हम थियोरेटिकली बता सकते हैं कि एस पी डी एफ के बाद अगर कोई सी शेल आएगी तो वो कौन सी आएगी, जी शेल आएगी, जिसमें एल की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारी छूट गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, उस चीज का आपको ध्यान में रखना कि फॉर एल वैल्यू m विल बी, m के लिए अगर हमारे पास कोई l वैल्यू है तो m के लिए जो l की वैल्यू होंगी, यानी कि l के लिए जो m की वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी, वो होंगी आपकी माइनस l से लेके फिर हमारा 0 जाएगा और उसके बाद आपका प्लस l के बीच में होंगी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसको भी हम लेंगे, लेकिन हम अब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं कि कितनी वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास होंगी 2l प्लस 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसमें ये वैल्यू हमको मालूम होगी। अब देखो कैसे, मान लीजिए कि अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लूं कि हमारे पास l की वैल्यू 1 है, तो m के फॉर्म में जब हम रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसकी 3 वैल्यू होंगी। अब इसकी 3 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, यहां पे जरा इस चीज को समझो। मैंने कहा कि माइनस एल से लेकर के प्लस एल के बीच में होंगी। अब जब 3 वैल्यू है तो वो कौन कौन सी होंगी, जब एल की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे -1 और क्या रहेगा, एक ये रहेगा +1 और एक जो बीच में वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 0 आ जाएगी। ये होगा या नहीं होगा, ऐसे करके। तो -l से लेकर के फिर 0 आएगा बीच में और फिर आपका ये रहेगा आपका +l रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। और भी लेते हैं इसके, अभी देखो यहां पे मान लीजिए अगर हमारे पास l की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, m के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी कि क्या बोलते हैं इसको, 2l प्लस 1 में 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ये रहेगा। तो यहां पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास, -2 -1 0 आपका +1 और ये रहेगा +2। इस तरह से रहेगा, माइनस से और आपका -l से लेकर के +l के बीच में उसकी वैल्यू रहेगी। साइन आप चेंज कर सकते हैं, मेरी थोड़ी सी आदत है कि माइनस को स्टार्टिंग में लिखता हूं इस वजह से, और ये रहा आपका, ये है प्लस, इसको मैं लिखता हूं बाद में। आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, कि आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि +2 +1 0 -1 -2 ये रहेगा। ठीक है ना, ये होगा, ये चीजें होती हैं। तो अब हमारे पास अगली जो है चौथी जो क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इसी में यहां पे कर रहा हूं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल s से हम शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन रोटेशन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास, एक मिनट, नीला वाला हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो होता है ये रहेगा। तो एक होता है हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए s की वैल्यू होगी +12, उसकी स्पिन की डायरेक्शन होगी ये वाली अपवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए स्पिन s की वैल्यू होगी -12 और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे है
तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो इसको एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सारा फिर से हम इसको अप्लाई करते हैं। और ये है कि अब तक हमने सिर्फ इसके बारे में जाना, अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में हमको जानना है। एक मिनट, पाउल सेम ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर मैं कहूं इन आ गिवन शेल, किसी एक गिवन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास होंगे, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात ना करके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल की। नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो वो होंगे हमारे पास n स्क्वायर। रिमेंबर दिस, n स्क्वायर। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं कहूंगा कि n की वैल्यू हमारे पास 1, हमारे पास 2 है, और आपसे पूछे इसमें बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आपको क्या करना है? आपको करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो हो जाएंगे हमारे पास n स्क्वायर में, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे? एक तो हमारे पास होगा 2s, एक होगा 2p। अब 2p में हमारे 3 होते हैं, 2px, 2py और एक होता है 2pz। ये 3 होते हैं। तो कितना होगा? 1 2 3 और 1 4 हो गए, नहीं हो गए 4। ऐसे ही अगर हमारे पास n = 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास n अगर 3 है तो ये n स्क्वायर में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएंगे। सिर्फ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसी ही इसको देख लो एक बार। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर, यानी कि उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर के अंदर, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम 2 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? तो इस चीज को समझो कि अगर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 3 से करते, लेकिन क्या है आपने देखा होगा किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। जैसे कि ये वाला हमारे पास एक ऑर्बिटल है तो हमारे पास इस तरह से होगा। तो इसमें क्या है, हाँ हमारे पास कि इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमने इसको 2 से किया मल्टीप्लाई। अगर उसको उसमें 3 आते इलेक्ट्रॉन या 4 आते तो हम उसको 4 से करते मल्टीप्लाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे 8 हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि n स्क्वायर में अगर हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्बिटल आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 4 ऑर्बिटल। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब 4 ऑर्बिटल हमारे हो जाएंगे तो एक तो s ऑर्बिटल रहेगा, ओके। जो p ऑर्बिटल है अगर हम उसमें देखेंगे तो 3 होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं अभी मैं सारे के सारे ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कितने होते हैं ऑर्बिटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, ये हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं आगे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो वो होंगे हमारे पास m = यहाँ पे m = 2 × 2l + 1, ये हो जाएंगे हमारे पास। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें क्या है कि उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला जो हमारे पास ये आया था n स्क्वायर वाला, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया था 2n स्क्वायर वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो चीज ये।
अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कंपैरिजन में पूछी जाएंगी। आपसे पूछ लेंगे विच सेट इज द हैज द इज करेक्ट, यानी कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही है, वो हमको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी। n की वैल्यू कभी भी कम या उसके बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होगी। n की वैल्यू कभी भी उससे ज्यादा, सॉरी उससे कम या उसके बराबर नहीं हो सकती। ये हमारे पास था। ओके, अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्वांटम नंबर हमारे एंड हो गए। एक मिनट, किसी कॉल आ रही है। तो अब इसी में हम देखते हैं आगे जो अगला रूल हमको पढ़ना है। तो अगला रूल पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है, तो आपको पढ़ना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और उनकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल जो है हमारे 4 होते हैं। इट इज 4 टाइप। तो पहला होता है हमारे पास s ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी जो शेप होती है, रिमेंबर दिस, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। इसकी शेप स्फेरिकल होती है इस तरह से। दूसरा हमारे पास होता है p ऑर्बिटल। ओके, इसकी जो शेप होती है, अच्छा एक चीज और, शेप तो ये होती है। अगर मैं इसकी बात करूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है p ऑर्बिटल की, तो इस p ऑर्बिटल की जो शेप होती है डंबल शेप होती है। डंबल शेप होती है इस तरह से, ये होता है। ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास कितने आते हैं, 3 आते हैं। कौन कौन से, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। ये 3 हमारे पास इसके ऑर्बिटल आते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है d सबशेल। तो d सबशेल की अगर बात, d ऑर्बिटल या d सबशेल की मैं बात करूं, d ऑर्बिटल, ये इसकी जो शेप होती है ये होती है डबल डंबल। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आते हैं वो आते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। एक होता है हमारे पास dxy, dyz और dzx, और आपका एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका एक होता है dz स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहूं कि यहाँ पे देखो, ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं हमारे नॉन एक्सियल। पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है, या एक्सिस पे रखे हुए ऑर्बिटल कौन से, और नॉन एक्सिस या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से। और ये जो दोनों होते हैं, ये वाले होते हैं हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर 4 और लास्ट होता है इसका कि f ऑर्बिटल। जो f ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास होते हैं, उसकी जो शेप होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो इस बोर्ड में फॉर्म नहीं हो सकती। तो शेप हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स, या उसको बोल देंगे 3D। ओके, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हम देखेंगे उसमें कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बस इतना याद रखना। देखो जरा मैं आपको दिखाता हूं। मैं केमिस्ट्री पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये रहेगा। कुछ और नहीं है इसका। बीकर, सिंक, फ्लास्क, बेसिक ट्राइपॉड, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे जरा चेक करते हैं। देखो
ये चीज है। ओके, तो इसमें तो कुछ दिया नहीं है। ओके ओके, छोड़िए, खैर। चलिए, खैर छोड़िए। ये हो गया हमारा। अब हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे एन प्लस एल रूल की, जो कि मैंने कल भी कहा था कि मैं आगे मैं बताऊंगा एक बार और। एन प्लस एल, एन प्लस एल रूल। तो एन प्लस एल रूल ये होता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि विच वन हैज लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है 3s और बी होता है हमारे पास 3d। ओके, और डी सी हमारे पास होता है 4f। इस तरह से मान लीजिए, तो हमको बताना होगा इसमें से किसकी एनर्जी कम है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं एनर्जी के, कि बताओ इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एन और एल में एन क्या चीज है और एल क्या चीज है। जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया वही चीज है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये हमारा जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और मैंने बताया है कि एल के लिए अगर 0 1 2 3 4 इस तरह से है, तो जो उसकी सब शेल आ जाएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, कि एस पी डी एफ, ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और d की वैल्यू, यहाँ पे d है, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यह है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, और f के लिए कितनी वैल्यू है, इसकी 3 वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एक चीज तो ये। ओके, अब लेकिन अब अगर हमारे पास कुछ सेट ऐसा आ जाए कि इसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है दोनों ही केस में। अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे 2p है और आपका 3s है, तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू अगर हम लगाएंगे, तो अगर हम n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे तो 2 है n और l की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। जब दोनों और 3 होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम फिर जो है ये चीज चेक करने के लिए हम देखते हैं n की वैल्यू किसकी कम है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी एनर्जी उसी की कम होगी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं जो मैंने कल भी लिखे थे, कि विच वन हैज लोअर n वैल्यू, सॉरी n प्लस एल, n plus l will be lower in energy, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा स्टेटमेंट यही है कि इफ n plus l वैल्यू सेम, then what, then which one has lower n value will be lower in energy। ठीक है, तो इस केस में देखो कि यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इस वाले की n की वैल्यू कम होगी, तो ये इसकी जो है एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, अब ये आता है। अब देखो यहाँ पे आगे इसी में जो हमारे पास मान लीजिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स वैल्यू ऑफ
3p2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं कहूंगा इसको 3p1, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, ऑफ 3p1, इसकी जो है सभी की सभी क्वांटम वैल्यू की वैल्यू, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमको निकालनी है। क्या क्या है कि 4 है ना, कि इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब की सब होती है। तो इन सब की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी होती है। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों को करना है अभी हैंड टू हैंड, ठीक है। तो हमारे पास 3p है, तो 3p में अगर हम देखें यहाँ पर ये है, तो अब आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो n यानी कि जो हमारे पास पहली क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको n से हम शो करते हैं। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिंबल लिखूंगा, तो n से शो करते हैं, तो n के लिए n के लिए वैल्यू है 3। दूसरा हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l होता है, तो वो हमको यहां से मालूम हो जाएगा कितना है यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू होगा, अगर हम देखेंगे तो वही चीज है L0 1 2 3, तो हमारे पास जो सब शेल होगा, सब शेल नोटेशन होगा, वो क्या होगा S P D F ये रहेगा। तो P के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं M की बात कर रहा हूं, तो तीसरा हमारे पास आता है M, तो M के लिए होता है 2L+1, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे 2 × 1, L की वैल्यू कितनी 1 और आपका 1 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक ये रहा आपका, यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो दोनों या तो ये वाला रख दो या फिर ऐसे कर दो, -1 0 +1, एक ही बात है, लेकिन दोनों एक ही आंसर में नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे रखा है, तो m की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, या तो ये रहेगी या फिर हमारे पास रहेगी -1। अब हम चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं, स्पिन वाले की, तो स्पिन क्वांटम नंबर तो s होता है। तो s के लिए हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसमें आपका पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, और आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, ठीक है, आ जाएगा। और अभी तो देखो, अभी और लेते हैं हम, देख लो इधर को, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे, ऑक्सीजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो क्या होता है 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p4 ये होता है। अब यहाँ पे जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लास्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इस p ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लूं ऐसे करके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस आसमानी रंग से, कि ये वाला होगा, होगा या नहीं होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे कौन सी सबशेल में रखा हुआ है, तो वो यहाँ रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे रखा हुआ है तो हमारे पास क्या 2p4 है, तो 2p4 में जब ये रखा हुआ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ओके, ऐसे ही अगर मैं दूसरा देखूं कि हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो l की वैल्यू क्या रहेगी कि यहाँ पे p आ रहा है, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, जो कि पीछे हम देख चुके हैं, वो हमारी होती है p के लिए 1, है ना, होती नहीं होती है 1, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 1। चलिए ठीक है, ये होगा 1। और तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमको L की वैल्यू दी हुई है। तो M के लिए क्या होगा, 2L + 1 = 2 × 1 + 1 = 3। तो एक तो ये रहेगा +1 0 -1, तो ये कहाँ आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ये कहाँ आ रहा है, 0 में आ रहा है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और चौथी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर में हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हो जाएगा वो -12। क्या हो जाएगा? -12। देख लो, सोच लो, समझ लो, ये चीज रहेगी आपकी इस तरह से। ओके, एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे ना इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर है 2.17। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देखो जरा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे अब लिख नहीं रहा, आपके पास एनसीईआरटी है, तो प्रॉब्लम नंबर है 2.17। उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3। यानी कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3 है, तो उसमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमें फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो हमारे पास जो n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स हमारे आ जाएंगे जब n इज इक्वल टू 3 होता है। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, अगर हमारे पास 3 है तो क्या रहेगा 3s 3p और 3d। s के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? एक होता नहीं होता है। p के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। d के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी पीछे लिखवाया मैंने sp-df के ऑर्बिटल भी लिखवाए हैं। तो 5 तो होते हैं d में, f में कितने होते हैं? 7 होते हैं, p में कितने होते हैं आपके? हाँ भाई, तो जो p में हमारे होते हैं 3 और s में कितना होता है? 1 होता है। तो वो ऑर्बिटल आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मिलके आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। ऐसे ही उसके नीचे हमारे पास एक दिया हुआ है 2.18 यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ए में दिया हुआ n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या बताना है? ऑर्बिटल डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो हमको यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में इंडिकेट करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो मैं फिर से कर रहा हूँ कि 2.18 है, क्वेश्चन नंबर है 2.18 है, और उसमें हमें ऑर्बिटल के बारे में बताना है। जो पहला वाला है उन्होंने इसमें दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 2, ओके, और l इज इक्वल्स टू 1 है। और b हमको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 4 और l इज इक्वल्स टू 0। और c हमको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 5, l इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू 3। और d हमको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 2। ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, तो इसका मैं सॉल्यूशन यहां पे दे रहा हूं कि देखो, जो पहला वाला है n इज इक्वल्स टू 2 और आपका l इज इक्वल्स टू 1 है, तो n की वैल्यू अगर हम 2 है तो 2 लिखेंगे, l की वैल्यू 1 है, तो जब l की वैल्यू 1 होती तो p ऑर्बिटल होता है। जब l की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 ये होती है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है? s p d f। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। ये रहेगा नोटेशन ऑर्बिटल का, ये रहेगा नोटेशन 2p आ जाएगा। ओके, b रहेगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है, और l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, और l की वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा 4s। c वाले में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 5 है और आपका l इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास 5 और l इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमारे पास f हो जाएगा 5f। ओके, और d है, ठीक है, तो d है, तो हम क्या कहेंगे कि n इज इक्वल्स टू 3 है और l इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 3 और l की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास d हो जाएगा। ये रहेगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास है एनसीईआरटी में। अभी हम एक्सरसाइज भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज नहीं लेंगे, वो भी हम लेंगे, लेकिन क्या है कि पहले हम थोड़ी सारी बात कर लेते हैं इस पे। अब 2 टॉपिक और हमारे पास जो है बचे हैं। एक तो है हुन्स रूल, और एक है हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है,
तो पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, पहले हम पढ़ लेते हैं हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल के बारे में ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक फुल फिल्ड नहीं हो सकते जब तक कि उनमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो इसको मैं थ्योरी की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हुंड्स रूल, तो ये सीधा सीधा इसमें थ्योरी की फॉर्म में नहीं आता क्वेश्चन, इसमें आपको ऑर्बिटल के डायग्राम देंगे और पूछ लेंगे कि विच वन फॉलो हुंड्स रूल। हुंड्स रूल को फॉलो कौन कर रहा है, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आपका जो हुंड्स रूल है, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम करने वाले बात के हुंड्स रूल के बारे में। क्यों? ओके, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनसीईआरटी की जो है डेफिनेशन उसी को मैं लिख रहा हूं। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, यानी कि P या D और आपका F इसमें से, ठीक है, does not takes place until orbital belonging to that subshell has got one electron each। बस इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग पी डी एफ, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, इसमें पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज को देखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। देखो हमारे पास जैसे P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है और P6 है। इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो तरीका है वो हुंड्स रूल ने ही बताया कि हमको इसी तरह से फिल करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे पास p ऑर्बिटल यहां भी है, यहां भी है, ये रहेगा इस तरह। तो इसमें देखो P1 हमारे पास ये रहेगा, एक आ गया इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमारे पास जो P2 होगा, तो आप सोचेंगे कि सर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया तो हम दूसरा भी यहाँ पे भर देंगे, लेकिन हुंड्स रूल बोलता है कि नहीं, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक कि सभी ऑर्बिटल में जितने भी उसमें उस जो वो है सबशेल है, चाहे P सबशेल है या D है या F है, उसके सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। तो सही वाला क्या रहेगा? सही वाला हमारा ये रहेगा इस तरह से। ऐसी इसकी बात करें तो आप सोचोगे सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐसे करके, या हमने सोचा कि सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, हमको पहले सिंगली फिल्ड करने होंगे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, ये चीज रहेगी। जब ये सिंगली फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद ही हम उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये जब सिंगली फिल्ड होगा तो ये वाला हमारा ठीक है, बाकी हमारे ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी हमारा ठीक नहीं। अब P4 में आप सोच रहे होगे सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे कर लो। या आप सोच रहे होगे कि भाई अगर हम ऐसे कर लें इसको कि यहाँ पे और यहाँ पे कर लें, इस तरह से नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। हमको क्या करना होगा? हमको करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तीन हम पहले यहाँ पे भर रहे होंगे, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे।
तो चाहो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, यहाँ भर दो, एक ही बात है, उससे तो कोई वो नहीं पड़ा, लेकिन आपको क्या पहले हाफ फिल्ड करने पड़ेंगे, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा आपको। ऐसे ही हमारे पास P4 में आप सोचोगे कि ये हमारे पास ऐसे करके हो जाएंगे, सॉरी P4 है ना, हाँ, तो इसमें थोड़ी सारी P5 और P6 ये हो जाएगा हमारे पास। ये क्या चीज है, IC मानू, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये रहेगा इस तरह से आप, ठीक है, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन को हम ढंग से अगर भरें तो हमें ढंग से भरने वाला जो मेथड है वो हमको आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना कि आप पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ भरेंगे, तीसरा यहाँ भरेंगे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, इस तरह से रहेगा। ऐसे ही इसमें 1 by 1 आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब सिंगली फिल्ड हो जाएंगे तब आप उसमें डबल ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे। ये हमारे पास रहेगा, ठीक है बच्चों, ये होगा, ओके। इसको एक बार देख लो। उसके बाद हम आते हैं, क्या आते हैं, हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 3 सेम हो सकती है, लेकिन चौथी हमेशा अलग ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। वो ये बोल रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 quantum number। 4 क्वांटम नंबर, तो सभी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है उसमें सेम नहीं हो सकती हमारी, ये यहाँ पे बोलता है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैं कहूंगा कि 1s2, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1s2। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें ये रहेगा, इस तरह से होगा या नहीं होगा, तो एक सेट में यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हमारे होंगे सेट। तो देखो जरा, अगर मैं n की वैल्यू करूं तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, m की बात करें तो m के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी 0 होती है, क्योंकि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l + 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे जब m2 इंटू 0 और आपका 1 ये रहेगा, तो एक वैल्यू आएगी, और वो एक वैल्यू कौन सी होगी, 0 होगी, यानी के लिए m के लिए s की वैल्यू भी क्या आती है, 0 आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। s के लिए अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड में है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ रहेगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे देख लो, n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, और m की वैल्यू भी हमारे पास सेम है, क्या है, सेम, ठीक है ना। लेकिन s की वैल्यू क्या होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -½ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। अब जब ये -½ हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो हमारी सेम है, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमारी सेम नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, हमारी सेम नहीं होती। अगर 3 सेम है तो हमारी चौथी अलग होगी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हम जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, तो आप एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठे, एक्सरसाइज हमको करनी, ओके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।